गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खारिया के +2 के सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। हिस्ट्री इतिहास में आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा कि वशिष्ठ परिवारों में पितृवंशिता क्यों अनिवार्य रही होगी। वशिष्ठ परिवारों में पितृवंशिता क्यों अनिवार्य रही होगी, आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पितृवंशिता से अभिप्राय है कि ऐसा वंश परंपरा में जो पिता के बाद पुत्र, फिर उसका पुत्र, फिर उसका प्रपौत्र, यानी दादा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, जो जैसे पहले कोई राजा होता था तो उसका ज्येष्ठ बेटा राजगद्दी उसको सौंपते थे। तो इस तरह से ही पितृवंशिता चलती थी, यानी कि पुत्र, फिर उसका पौत्र, फिर उसका परपौत्र। वशिष्ठ परिवारों के शासक परिवार तथा धनी लोग के परिवार में ये शामिल थी। इन परिवारों में पितृवंशिता निम्नलिखित कारणों के कारण अनिवार्य रही होगी। नंबर 1 है वंश परंपरा को चलाने के लिए, वंश की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए, यानी उसको चलाने के लिए। धर्म सूत्रों के अनुसार वंश को पुत्र ही आगे बढ़ाता है। भारतीय हिंदू पद्धति कह लीजिए या भारतीय पद्धति धर्म के अनुसार अपने वंश को पुत्र ही आगे बढ़ाता है, पुत्रियां नहीं। इसलिए प्राय सभी परिवारों में उत्तम पुत्रों की प्राप्ति की कामना की जाती थी। इसलिए राजवंश में राजा बड़े यज्ञ करता था कि उसको एक उत्तम पुत्र प्राप्त हो, जो उसके नाम को, उसकी कीर्ति को, उसकी ख्याति को दूर दूर तक फैलाए। अब हम ऋग्वेद की बात करते हैं। हमारे 4 वेद हैं, उनमें से प्रमुख है ऋग्वेद। तो उसमें कहता है कि ऋग्वेद में यह मंत्र स्पष्ट हो जाता है कि उसकी पुत्री के विवाह के समय पिता कामना करता है कि इंद्र के अनुग्रह से उसकी पुत्री को उत्तम पुत्रों की प्राप्ति हो। ऋग्वेद के अंदर एक ऐसा वर्णन आता है कि जिसमें पिता अपने पुत्री के विवाह के बाद या अपने पुत्र के विवाह के बाद ऐसी कामना करता है कि उसको एक अच्छा संस्कार युक्त बेटे का जन्म दे, ताकि वो उसके कुल को, वह उसके नाम को, वंश परंपरा को चलाए रखे। फिर दूसरा कारण उत्तराधिकारी संबंधी झगड़ों से बचने के लिए। उत्तराधिकार, जो झगड़े हैं उत्तराधिकार के, उनसे बचने के लिए भी पितृवंशिता अनिवार्य रही होगी। माता पिता नहीं चाहते कि उसकी मृत्यु के बाद उनके परिवार की संपत्ति के उत्तराधिकारी कोई झगड़ा हो, यानी उनके आपस में उन बच्चों का झगड़ा हो। राज परिवार के संदर्भ में उत्तराधिकारी में राजगद्दी भी शामिल थी। हमें इतिहास में बहुत से घटनाएं मिलती हैं, यानी कि अशोक को ले लीजिए, उसने अपने 99 भाइयों का वध करके गद्दी को प्राप्त की है। और ऐसे बहुत उदाहरण मिलते हैं हमें, अनेकों उदाहरण से भरा है इतिहास कि राजगद्दी के लिए सभी बेटों में युद्ध छिड़ जाता था। महाभारत का युद्ध ही ले लीजिए, यह भी एक राजगद्दी प्राप्त करने के लिए युद्ध था। राजा की मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र राजगद्दी का उत्तराधिकारी बन जाता था। इस प्रकार माता पिता की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति भी उनके पुत्रों में बांट दी जाती थी, यानी माता पिता की मृत्यु के पश्चात जो संपत्ति है उनके बेटों में बांट दी जाती थी। अतः अधिकतर राजवंश लगभग 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व पितृवंशिता निवारियों के अनुसार करते आ रहे थे। हालांकि इस प्रथा की विभिन्नता थी। उसमें क्या क्या विभिन्नता थी? नंबर 1, पुत्र के न होने पर एक भाई दूसरे को उत्तराधिकारी बन जाता था, यानी अगर किसी के बेटा नहीं था तो उसके भाई के एक भाई दूसरे को उत्तराधिकारी बन जाता था। कभी कभी सगी संबंधी सिंहासन पर अपना अधिकार जमा लेते थे। कभी कभी ऐसा भी होता था कि अन्य रिश्तेदार भी, अन्य संबंधी भी राज सिंहासन पर अपना अधिकार को स्थापित कर लेते थे। कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में स्त्रियां सत्ता का उपयोग करती थी। प्रभावती गुप्त इसका उदाहरण है। कई बार क्या होता था, अगर राजा का जो पुत्र है वो लायक न हो या वो उसमें गुणों की अभावग्रस्ता हो, तो बेटियां भी
सत्ता को प्राप्त कर लेती थी, जिसमें प्रभागुप्त नाम का सबसे उदाहरण मिलता है। उसने सत्ता को या सिंहासन पर बैठी थी। धन्यवाद।